अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और यहाँ पे एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन गाइस, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास का डेली पीडीएफ, ठीक है, नोट्स एक्सेट्रा जो भी आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सभी चीज़ इस चैनल पे डेली प्रोवाइड की जाती है बच्चों, ठीक है ना। सो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है ना। सो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। मीन्स भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है या वर्ण कहा जाता है? बच्चों आप लोग बताइए फास्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूं बच्चों, जो भी ये सब क्वेश्चन लाई जा रही है आपके बिहार पैरामेडिकल पीएम पीएमएम 2023 के लिए और आपके बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और इसका जवाब दें फास्ट। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग फास्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। तो आप लोग ये पॉइंट को याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनती है गाइज, और ये क्वेश्चन क्या है आप लोग यहाँ पे देखिए। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है, बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है, बताइए आप लोग फास्ट। बताइए बच्चों, आप लोग यहाँ पे फास्ट इसका जवाब देंगे। यहाँ पे तो आप सभी ने बता दिया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। बट अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाएगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है, तो जी हाँ बच्चों, भाषा की सबसे बड़ी इकाई को यहाँ पे वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस सब पॉइंट को नोट कीजिएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो मे भी आप लोग इसका जवाब दे दोगे। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या आप सभी को बतानी है यहाँ पे। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। इसकी संख्या मैंने आप सभी को बताया था कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो जी हाँ 52 होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग जितना जल्दी हो सके फटाफट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हुए बढ़ेंगे हम लोग आगे। चलिए ये सब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आपसे ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाती है। जी हाँ बच्चों, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? शब्द है, स्वर है, व्यंजन है या यहाँ पे वर्ण है? बताइए आप लोग फास्ट बच्चों, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाती है? तो जी हाँ बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाती है। कैसे? तो ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही होता है बच्चों। आप लोग को बताया गया है ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि ध्वनि होता है मौखिक रूप और वर्ण होता है लिखित रूप, इसीलिए दोनों को यहाँ पे एक ही माना गया है और एक ही होता है। क्योंकि ध्वनि गाइज क्या होती है, यहाँ पे
ध्वनि, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मौखिक रूप होती है ध्वनि, और उसके बाद वर्ण जो होती है वह लिखित रूप होती है। तो ये सब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों को कोई डाउट यहाँ पे ना हो। ध्वनि हो गया आपको मौखिक रूप, और यहाँ पे वर्ण हो गया लिखित रूप, इसीलिए दोनों एक ही है बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्वनि आई है ना, तो ध्वनि की अगर बात करूँ तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताइए बच्चों कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। ये सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ ध्वनि की, ठीक है ना, तो ध्वनि आपकी यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे बात आएगी कि सर कौन कौन सी होती है, तो देखिए ध्वनि तो आपकी यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया आपका श्रव्य तरंगे, ठीक है ना, श्रव्य तरंगे। दूसरा हो गया आप लोगों की अश्रव्य तरंगे, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अश्रव्य तरंगे। और यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट आपका हो गया कौन सी, तो पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कितने, तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो जी हाँ, ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछी जा रही है आपसे री वर्ण क्या कहलाता है, ठीक है ना, री वर्ण क्या कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको उच्चारण स्थान दे दिया गया है, ठीक है ना, जो भी ये 4 ऑप्शंस हैं इसमें उच्चारण स्थान दे दिया गया है, और इसका यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वर्ग बताइए, ठीक है। तो आप सभी को बतानी है ये कौन सा वर्ग कहलाता है। ऑप्शन ए है नासिक्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य, और ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। जैसा कि बच्चों मैं आप सभी को बताया था कि आपको इसके उच्चारण स्थान से वर्ग को याद रखना है, ठीक है ना। तो उच्चारण स्थान से आप लोग को याद रखने के लिए मैं बताया था, तो आप लोग बताइए फास्ट री वर्ण की कौन सी यहाँ पे उच्चारण स्थान होगी, बताइए फास्ट, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे री का उच्चारण स्थान यहाँ पे मूर्धन्य होगा, ठीक है ना। इसका वर्ग जो भी यहाँ पे है वह मूर्धन्य होगा, और ये किसका यहाँ पे होगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा ये जो स्थान है मूर्धन्य ये किस में होगा, इसका वर्ग तो ट, ठ, ड, ढ और न, और उसके साथ साथ यहाँ पे गाइस ये तो व्यंजन हो गए, ये इसका स्थान यहाँ पे क्या होगा, मूर्धन्य होगा इस वर्ग का, ठीक है। बट यहाँ पे इसमें और भी इंक्लूड है, जैसा कि री, ठीक है ना। री तो आप लोग जानते हो, री ये क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो स्वर है। तो स्वर का यहाँ पे री, और यहाँ पे व्यंजन का ट से लेकर न तक, यहाँ पे बच्चों ये मूर्धन्य स्थान पे आती है, ठीक है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भी ओष्ठ है, कंठ तालव्य है, तो आप सभी को मैं बताया था बच्चों। इसका यहाँ पे बताइए पहले आप लोग व्यंजन यानी वर्ग इसका कौन सा होगा, यह किसकी स्थान है यहाँ पे, यानी इसकी व्यंजन जो भी है इसका वर्ग वो कौन सा होगा। तो कंठ तालव्य का बच्चों आप सभी को मैं बताया था, च से लेकर यहाँ तक यहाँ पे ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव्य होगा, ठीक है ना। यानी इसका वर्ग पहले मैं आप सभी को बता दूं, च, छ, ज, झ और इया, ये गाइस ये जो भी ये वर्ग है ये किसका होगा, उच्चारण स्थान, तो यहाँ पे कंठ तालव्य का होगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे और 2 यहाँ पे स्वर ऐड हैं, जैसा कि छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई,
ठीक है, तो ये भी इसका क्या होगा यहाँ पे उच्चारण स्थान, तो कंठ तालाबे ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ग के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे इसके जो भी स्थान हैं उच्चारण स्थान। तो आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैं बताया था आप सभी को, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है और अपडेट आप सभी को मैं बता दूंगा क्लियर PDF के थ्रू। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे ये सबको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पे भाववाच्य का उदाहरण दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ भाववाच्य की गाइस, तो इसकी डिफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, आप सभी को भी पता होगा। ठीक है, यह टॉपिक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही होगा जिसमें क्रिया प्रधान है? ऑप्शन दे दी गई है, आप सभी को बतानी है यहाँ पे। ऑप्शन ए है मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन बी पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी आम खाया जाता है और ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। तो आप सभी के लिए मैं 1 मिनट का यहाँ पे टाइम देता हूँ बच्चों, आप सभी लोग बताएं फास्ट यहाँ पे भाववाच्य का उदाहरण इनमें से क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कोई भी क्रिया प्रधान नहीं है तो हमारा ये नहीं होगा। फिर सेकेंड नंबर में बोल रहा है ऑप्शन बी, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक यानी यहाँ पे बच्चों कर्म प्रधान हो गया है तो हमारा ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है बच्चों यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी क्रिया प्रधान की यहाँ पे चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि भाववाच्य का डिफिनेशन ही है कि जिसमें क्रिया प्रधान होती है वही हमारा भाववाच्य होगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है धूप में चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता गाइस ये हमारा क्रिया पे फोकस कर रहा है, क्रिया इसमें प्रधान है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी निम्नलिखित में से जो भी भाववाच्य का उदाहरण दिया गया था तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे भाववाच्य उसे बोलते हैं जिसमें क्रिया प्रधान होती है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो बताइए आप लोग फास्ट बच्चों, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी छंद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, यानी काव्य की जो आत्मा वो किसे माना जाता है? तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी इट्स द राइट आंसर, यानी काव्य की आत्मा रस को माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात आई है बच्चों काव्य की। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताइए काव्य प्रकाश, ठीक है, काव्य प्रकाश में काव्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा। काव्य प्रकाश में, ठीक है, काव्य प्रकाश में काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, काव्य प्रकाश में काव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है आपका गुणीभूत व्यंग और आपका तीसरा है चित्र काव्य। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी हो गया? काव्य प्रकाश में काव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ध्वनि काव्य एंड दूसरा हो गया गुणीभूत व्यंग काव्य और तीसरा हो गया आपका यहाँ पे
चित्र काव्य, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए तो अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और इसमें पूछी जा रही है आपसे क्वेश्चन नंबर 6, प्रेमचंद्र किस रचना में दो ग्रामीणों की मित्रता का वर्णन करे हैं। ठीक है, तो आप सभी को बतानी है प्रेमचंद्र का ऐसा कौन सा यहाँ पे रचना है जिसमें दो ग्रामीणों की बात की गई है, दो ग्रामीणों की मित्रता की बात यहाँ पे की गई है बच्चों। ऑप्शन है पंच परमेश्वर, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी गमन या ऑप्शन डी गोदान। बताइए फास्ट आप लोग इसका इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर किया होगा। जी हाँ बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो भी ये चारों आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन, ये चारों उपन्यास हैं। ठीक है, ये चारों क्या हैं तो उपन्यास हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये बच्चों कि ये चारों जो भी यहाँ पे रचनाएं हैं तो इनको बस एक ही लिखे हैं, एक ही इसके राइटर हैं ये चारों के, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में भी आप लोग देख पा रहे हो, इसमें पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद्र की कौन जिसमें ग्रामीणों की मित्रता का वर्णन किया गया है, और ये चारों प्रेमचंद्र मुंशी जी के द्वारा ही यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग ये तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन ए है पंच परमेश्वर, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी गमन और ऑप्शन डी यहाँ पे गोदान। तो बताइए फास्ट बच्चों यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे अगर आप सभी का जवाब आ रहा है गोदान, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी का यहाँ पे गोदान ही ऐसे रचना थे जिसमें दो ग्रामीणों की मित्रता की वर्णन किया गया है। अगर मैं बात करूँ मुंशी प्रेमचंद्र की, तो ये जो गोदान आप लोग देख रहे हो रचना, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास में माना जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इस जानकारी को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ ये गोदान का प्रकाशन कब हुआ था, इसको कब यहाँ पे लिखी गई थी, तो इस उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में बच्चों हुआ था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है आपसे खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति किसकी रचना है। जी हाँ बच्चों, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी रचनाएं किनके द्वारा किया गया था, इसकी पंक्ति कौन लिखे थे, उसके राइटर उसके लेखक का नाम बतानी है आप सभी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर हम लोग ऑप्शनों की ओर मूव करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे शो रही है। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी दिनकर जी या ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और एक लास्ट ऑप्शन है बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता के लेखक कौन हैं बताइए आप लोग फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान इज द राइट आंसर और इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ठीक है, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा ये सवाल था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चंस है तो आप लोग ये बात ध्यान में रखेंगे, जो भी आप लोगों की एग्ज़ाम होगी, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों को पीएम हो या पीएमएम वाले बच्चे हों, 10th लेवल या 12th वाले बच्चे हों, आप सभी को यहाँ पे याद रखनी है कि रचनाएं से और यहाँ पे लेखक से क्वेश्चन आपको लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन एनी हाउ मिल जाते हैं, तो आप लोगों को याद यहाँ पे रखनी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, ये सुमित्रा नंदन तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री के तौर पे भी इनको यहाँ पे जाना जाता है, तो आप लोग ये सब पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, बट तो देखिए इनकी भी यहाँ पे प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग जान लीजिए
कि कुछ प्रमुख रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की भी है, और वो कौन सी है तो आप लोग देखिए यहाँ पे। पहला हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का यहाँ पे आपको दे देगा 3 से 4 यहाँ पे ऑप्शंस तो रहेंगे बच्चों, और उसमें दी जाएगी कि बताइए सुमित्रा नंदन पंत जी का इसमें से कौन सी रचनाएं हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी की मुख्य जो रचनाएं हैं मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो युगवाणी हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया बच्चों वीणा। तीसरा हो गया आपका लोकायतन, ठीक है। और आपका चौथा हो गया यहाँ पे गुंजन, ठीक है ना। अगर मैं इसकी ईयर की बात करूं कि इस रचनाएं को कब कब लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो युगवाणी है वह 1938 ईस्वी में लिखा गया है बच्चों, ठीक है। वीणा हो गया, उसको यहाँ पे 1919 ईस्वी में लिखी गई है। लोकायतन 1964 ईस्वी में, और यहाँ पे गुंजन हो गया 1932 ईस्वी में बच्चों यहाँ पे लिखी गई है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है एक और, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो रामधारी सिंह दिनकर, ये भी बहुत ही अच्छे यहाँ पे राइटर के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई है, इनको जाना जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो आइए इसको पहले मैं अरेंज कर दिया, उसके बाद में इनका भी कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में आप सभी को मैं बता दूं। रामधारी सिंह दिनकर, आप लोगों ने इनका स्टोरी भी पढ़ा होगा, कहानी भी पढ़ा होगा बच्चों। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का यहाँ पे पहला आपका हो गया जीवन परिचय, ठीक है। एंड आपका दूसरा हो गया रेणुका। ये सब जो भी रचनाएं मैं दिखवा रहा हूँ आप सभी को, इन लोगों का प्रमुख यहाँ पे रचनाएं हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3-4 नाम मैं सभी का दे दे रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड यहाँ पे थर्ड हो गया यहाँ पे रसवंती, और यहाँ पे फोर्थ हो गया बच्चों कुरुक्षेत्र। जो भी आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ा होगा कुरुक्षेत्र, ये किनके द्वारा लिखा गया था, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही यह कुरुक्षेत्र लिखी गई है, ठीक है ना। इनके राइटर यही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जा रही है, और ये आपका लास्ट यहाँ पे ऑप्शन से आइए, इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ महादेवी वर्मा की, ठीक है, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी कवित्री के नाम पे इनको भी विख्यात हैं, ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लेखक लेखिका हैं, ठीक है। तो इनका पहला हो गया रचनाएं निहार, ठीक है, जो कि 1930 ईस्वी में लिखी थी। दूसरा हो गया बच्चों रसीम, ठीक है, जो कि 1932 ईस्वी में इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। और तीसरा हो गया बच्चों यहाँ पे नीरजा, ठीक है, जो कि 1934 ईस्वी में लिखा गया। तो इस सब जो भी ये सब है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इन लोगों के द्वारा लिखी गई रचनाएं, ठीक है। तो आप लोग इस सबको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछी जा रही है, आप लोग पहले इसे अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है, ठीक है। इसमें पूछी जा रही है कौन सा ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी भवन, या ऑप्शन डी घास, ठीक है। तो बताइए आप लोग फास्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है, फास्ट बताएंगे आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे लिंग की बात हुई है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते होंगे जेंडर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका डिफिनेशन क्या है बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। तो उसी का जो 2 टाइप है, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक और होता है नपुंसक लिंग। बट यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जानते होंगे कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, बताओ आप लोग पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, क्योंकि जो भी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, और जो भी यहाँ पे पुल्लिंग होगा
तो उसकी यहाँ पे विशेषताएं आप लोग जानते होंगे कि कैसे इसको पहचानी जाती है। ठीक है, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। तो इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा क्या आप लोग बताइए बच्चों फास्ट। तो देखिए बच्चों, पुल्लिंग की अगर मैं बात करूं तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे स्त्रीलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का स्त्री जाति होने का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्त्रीलिंग का उदाहरण बच्चों आप लोगों को बतानी है। ठीक है, घर, शिक्षक, भवन, घास। बच्चों इसका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का, बट यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ध्यान भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो ये घर है ये कौन सी यहाँ पे लिंग है बताइए आप लोग फास्ट, बताइए आप लोग फास्ट, ये घर कौन सी लिंग होगी। तो बच्चों ये यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है शिक्षक। ठीक है, तो क्या शिक्षक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बताइए आप लोग फास्ट बच्चों। ये जो शिक्षक है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये भी आपको यहाँ पे पुल्लिंग है, भवन भी पुल्लिंग होगा, बट यहाँ पे घास गाइस ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि घास कौन सी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग स्त्रीलिंग का यहाँ पे परिभाषा जो भी बोला गया एक बार इसको डेप्थ में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और इसका पहचानने का जो भी ट्रिक है बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप सभी को मैं बता दूंगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे कि जी सर बताइए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कपड़ा का परिवाची नहीं है। कपड़ा का परिवाची नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए कपड़ा का परिवाची कौन सा नहीं होगा। तो जी हाँ बच्चों बताइए आप लोग फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है वाशव, ऑप्शन बी वसन, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी पट्ट। यानी कपड़ा का परिवाची नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट जवाब क्या होगी, कौन होगी राइट आंसर बताइए आप लोग फास्ट बच्चों। कपड़ा का परिवाची नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग पट्ट की बात करते हैं। तो पट्ट आपका यहाँ पे कपड़ा का परिवाची है। ठीक है, यानी पट्ट के मतलब यहाँ पे होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक है, वसन। अंबर भी आपका यहाँ पे कपड़ा का परिवाची है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग कपड़ा का परिवाची आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अंबर, तो वो तो होता है, बट यहाँ पे कपड़ा का भी ये परिवाची है। अंबर को भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों वसन की बात हुई है। तो वसन भी आपका कपड़ा का ही परिवाची है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख लो। तो ये तीनों आपको कपड़ा का परिवाची है बच्चों। बट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो भी यहाँ पे वासव है ये कपड़ा का परिवाची नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका वासव का मतलब होता है, वासव का जो यहाँ पे परिवाची होती है, तो वासव गाइस ये इंद्रदेव की एक विशेषण होता है। ठीक है ना, और इसका परिवाची होती है अडिग। ठीक है, इसका परिवाची क्या होती है, अडिग होती है, अचल होती है। उसके बाद यहाँ पे ध्रुव होती है और भी कई इसके यहाँ पे परिवाची है। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे वसन, अंबर और पट्ट ये तीनों कपड़ा का परिवाची है। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कपड़ा का परिवाची वासव नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों मूव करते हैं। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें पूछी जा रही है आपसे, कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या होगा। जी बच्चों, कलेजा ठंडा होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन है मर जाना, ऑप्शन बी संतोष होना, ऑप्शन सी लज्जित होना और ऑप्शन डी विपत्ति आना। बताइए बच्चों फास्ट आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कलेजा ठंडा होना, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, ठीक है। मन तृप्त होना, संतुष्ट होना, ये सभी यहाँ पे कलेजा ठंडा होना। अगर मैं इसकी वाक्यों में अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसका वाक्य क्या होगा बच्चों। कलेजा ठंडा होने का, ऐसे कोई नहीं बोलता है जब तक इस अपमान का बदला नहीं ले लूँगा मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाक्य का प्रयोग करके भी मैं आप सभी को बता दिया, ठीक है। और एक दो वाक्य मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसे ऐसे नहीं है, जब रवि की नौकरी लग गई तब उसकी माँ का कलेजा ठंडा हो गया, ठीक है। तो ये सभी किसके होंगे, तो कलेजा ठंडा होने मुहावरे का अर्थ और वाक्य आप लोगों ने समझा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और आई है, लज्जित होना। बताइए ये इसके मुहावरे क्या होगा, बताइए फास्ट बच्चों। लज्जित होना, ठीक है। बताइए आप लोग फास्ट क्या होगा। लज्जित होना मीन्स यहाँ पे घरों पानी पड़ना, ठीक है। क्या होगा, घरों पानी पड़ना। अब काफ़ी बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये है क्या, तो घरों पानी पड़ने का यहाँ पे क्या होगा, लज्जित होना बच्चों इसका अर्थ होगा। कैसे होगा, अब देखिए आप लोग को यहाँ पे मैं बताता हूँ। ऐसे कोई नहीं बोलता है बच्चों। देखिए वाक्य अगर मैं इसका बताऊँगा, लज्जित होना यानी घरों पानी पड़ना का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अर्थ लज्जित होना। तो अगर मैं वाक्यों में इसको प्रयोग करूँ तो ऐसे कोई नहीं बोलता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कल्लू बहुत अकर रहा था, ठीक है, कोई गुस्सा कर रहा था, ठीक है। फिर एक और दो यहाँ पे है, जैसे साहब के डांटने पर उस पर घरों पानी पड़ गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी है ये सभी यहाँ पे लज्जित होना यानी घरों पानी पड़ना मुहावरे का वाक्य है यहाँ पे, ठीक है। विपत्ति आना यानी बहुत संकट आना बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सभी जितने भी हैं ये सभी यहाँ पे मुहावरे का है। तो इसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और आप सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछता हूँ, इसका जवाब आप सभी को बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगी, आइए हम लोग देते हैं आपको। तो क्वेश्चन रहेगी बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अंबर के तारे गिनना मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना है। क्या, तो अंबर के तारे गिनना, ठीक है। अंबर के तारे गिनना, इस मुहावरे का अर्थ आप सभी को बतानी है बच्चों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगा कितने % विद्यार्थियों का जवाब यहाँ पे करेक्ट आती है, अंबर के तारे गिनना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। सो चलिए बच्चों, आई होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी शानदार लगी होगी बच्चों। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे ही क्लासेस के साथ मैं फिर मिलूँगा आप सभी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।